नमस्कार दोस्तों, फिर आए एक नई कहानी के साथ। ये जो चैनल के माध्यम से जो कहानियां आ रही है, अच्छा लग रहा है। परिवार बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। नए सब्सक्राइबर मिले, कुछ लोगों के मेल मिले, कुछ कमेंट आए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम मेल ना करके आप लोग कमेंट करा करिए। उसके मेन रीजन ये है कि समय की कमी। अच्छा, मेल में एक नाम आ रहा है, ब्रिजेश लाल। इनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बधाई। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मेल आ रहा है, प्लस आपके कमेंट है। कोशिश रहेगी हमारी एक एक की फरमाइश पूरी करने की। नई कहानी, अब तो कहानी का सिलसिला भी चालू हुआ है, धीरे धीरे और इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। आज की जो कहानी है वो थोड़ी सी पेचीदा है। वो ऐसे कि है एक क्रिमिनल, हरियाणा का रहने वाला, लेकिन उसके सीने में भी एक दिल था जो किसी लड़की के लिए धड़क रहा था। इसको नाम दे देते हैं एक अजीब प्यार की दास्तां। कहानी इंटरेस्टेड है, बढ़िया है, काफी लोगों को मैंने सुनाया। हालांकि पहली बार है जो मैं मीडिया के सामने में आके ये कहानी बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं इसकी। हरियाणा का एक एरिया था, वहां एक लड़का रहता था, नाम था उसका देवेंद्र। क्रिमिनल, लगभग 30 से ज्यादा उसके ऊपर अपराध थे। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, उगाही, मर्डर, हाफ मर्डर, ऐसे अनगिनत केस। अच्छा, वो अधिकतर क्या अपने ठिकाने बहुत बदला करता था। हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से नेपाल, नेपाल से राजस्थान। एक बार वो दिल्ली आता है तो उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। लड़की का नाम था दीप्ति, उम्र लगभग 23 साल, स्नैपडील में काम करती थी। जब उस देवेंद्र ने दीप्ति को देखा तो देखते ही मतलब फर्स्ट एड लव, एक तरफा प्यार, और उसमें उसमें पड़ गया। उसके बाद में धीरे धीरे उसको फॉलो करते रहा और अपने काम से वो हटता रहा। उसके गैंग के लोग भी थोड़ा परेशान, क्योंकि एक समय की एक्टिव गैंग थी वो। ये घटना है सन 2014 अगस्त महीने की। देवेंद्र ने कंटिन्यू 150 दिनों तक, 150 दिन तक के लगभग 5 महीना कंटिन्यू उस लड़की को फॉलो करता रहा, उसके पीछे जाता रहा, जहां वो जा रही उसके आसपास में रहता था वो। लेकिन 150 दिनों के बीच में एक बार भी उसने उससे बात नहीं की, ना उसको कुछ कमेंट पास किया। एक वर्ष के दौरान उसने करीब 150 बार उसकी रैकी की, ना यहां तक कि उसे नजर भी नहीं मिलाई। बारीक बारीक चीजों की नोटिस, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है। दीप्ति जो है वो स्नैपडील में काम करती थी, दिल्ली के इलाके में। वो उसके बारे में इतना कुछ जानने लग गया कि शायद दीप्ति को भी उसके बारे में, मतलब अपने खुद के बारे में उतना पता नहीं था। फिर उसने एक चीज नोटिस करी कि दीप्ति को जाने और आने में थोड़ी सी दिक्कतें होती है ऑटो के लिए। अच्छा, ये जो देवेंद्र था, क्रिमिनल के साथ साथ में बहुत पढ़ा लिखा लड़का, प्लस पैसे वाला। इसके खुद के पास तकरीबन 9 कारें थी। जो इसका कार का जो कलेक्शन था, बहुत महंगी और अच्छी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, इनोवा, टवेरा से करके महंगी गाड़ियों का शौक था, बड़ी गाड़ियों का। तो इसने 2 ऑटो खरीदा, सिर्फ ऑटो चलाने के लिए, ताकि कम से कम वो दीप्ति को लाना जाना कर सके। अब इसकी गैंग के लोग भी थोड़ा परेशान, इससे पूछे कि भैया ऐसा क्यों? तो बोले काम है, बोले एक हिस्सा है, बोले ये भी अपराध का, बोले उस समय आने में बताऊंगा। अपने दोस्तों से भी झूठ बोला उसने। उसके बाद में उसको दीप्ति के टाइमिंग के समय में उसको पता था कि कब आती, कहाँ जाती, क्या करती है। अच्छा, 10 दिन अगर कंटिन्यू ऑटो में घूम रहे तो एक आध बार ही दीप्ति बैठती थी। उस दिन ये बहुत खुश। कभी कभार दीप्ति रात के लिए अधिकतर मना करती थी, मतलब ऑटो पे नहीं बैठती थी। वो ऐसे ऑटो को बैठना पसंद करती थी जिसमें कम से कम लेडीजें हो, एक या दो। अब देवेन को ये बात पता चली तो उसने नोटिस किया था, तो उसने फिर 2-3 लड़कियां अपने गैंग की किराए से बुलवाया, सिर्फ ऑटो में आपको बैठना है, घूमना है करके, ताकि उसको देखकर दीप्ति इनके साथ बैठना चालू कर दे। यहां तक भी ठीक। उसके बाद में कुछ दिन बाद में दीप्ति, यही देवेंद्र था ऑटो वाला,
तो दीप्ति ने उसे कनॉट प्लेस चलने को बोला। सीपी दिल्ली का एक बढ़िया इलाका है, घूमने लायक जगह भी है, मैं जा भी चुका हूं एक बार वहां। तो दीप्ति ने कहा कि सीपी चलना है, 1-1.5 घंटे का काम है, तुम वहां पर मेरे लिए वेट कर सकते हो क्या? देवेंद्र तैयार हो गया। अच्छा, ये बहुत कम पैसे लेता था, पैसे लेना भी जरूरी था ताकि कम से कम उसको शक ना हो। कनॉट प्लेस गए। कनॉट प्लेस में जाने के बाद में ये बाहर वेट करता रहा, तो देखा कि एक लड़का है, एक लड़के के कांटेक्ट में थी दीप्ति। इसे बहुत जोर से गुस्सा आई, मगर वहां पे उसने कुछ बोला नहीं। उसके बाद में बात आ गई हो गई। कुछ दिन बाद उस लड़के की बहुत ढूंढा ढूंढ मची, पता करवाया, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि वो अधिकतर दीप्ति के आसपास या उसके साथ में रहता था, इसलिए लोगों कुछ करते नहीं बना। उसके बाद 10 फरवरी 2015 सुबह 11:30 बजे इसने अपने गैंग के लोगों से किडनैप करवाने की बात करी। अच्छा, किडनैप भी इसके भी होना था साथ में, दीप्ति के साथ साथ में। तो सुबह का जो समय था, 3 गाड़ियों में 13 लड़के आए। आने के बाद में ऑटो को रुकवाए और बंदूक की नोक पे दीप्ति को और देवेंद्र को, दोनों को गाड़ियों में डाले। और डालने के बाद में, अच्छा, दीप्ति जो है वो जिला गाजियाबाद की रहने वाली थी, वो जॉब करने दिल्ली आई थी स्नैपडील में, पेमेंट अच्छी खासी, अच्छे घर से। घर के सदस्यों में एक छोटा भाई था इसका, प्लस मम्मी पापा, छोटी फैमिली थी। तो इसको हरियाणा के एक एरिया में लेकर गए, गांव का नाम ध्यान नहीं है, माफ करना उसके लिए। तो हरियाणा के एरिया में जब इसको लेकर गए, तो लेने के बाद में एक छोटी सी एक घर था, लगभग 3 बेडरूम का वहां पे। तो जहां दीप्ति को रखा गया वहां हर चीज की सुविधा थी, यहां तक कि मतलब A to Z सामान, घर गृहस्थी का। और इसकी दीप्ति को किडनैप करने से पहले उस रूम की तैयारी करवाया था इसने, ताकि उसको किसी चीज की कमी महसूस ना हो। अब दीप्ति को हला के छोड़ दिया गया, साथ में दोनों को बांध दिए, मतलब रूम में डाल दिए। किसी तरीके से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी तरीके से कोई बदमाशी नहीं। बेकायदा गैंग के लोग आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। अच्छा, पूछताछ में भी कोई गाली गलौज नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, सिर्फ आपके लिए क्या खाना पसंद करोगी, क्या करवाएं। हर घंटे 2 घंटे में चाय कॉफी आ जाती थी। लड़कियों का जो फेवरेट होता है, जैसे कि चाट, गुपचुप और मैगी वगैरह, वो ला ला के दे रहे हैं। 2 दिन बीत चुका। 2 दिन के बाद में फिर देवेंद्र धीरे से ढीला हुआ, ढीला जैसे कि फिर वो आना जाना चालू करा। तो वहां पर अच्छा बातचीत भी करते थे ये लोग धीरे से एक दूसरे में, कि यहाँ से भागने की कोशिश करना है। देवेंद्र उसको दिलासा देता था कि आप रोना मत। दीप्ति डरी हुई थी, इसके बोलने से तो उसके में भी हिम्मत आने लग गई। 2 दिन बाद में देवेंद्र वहां से हटा। हटने के बाद में वो धीरे धीरे घूमने फिरने लग गया। तो फिर दीप्ति के मन में सवाल भी हुआ, ऐसा मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों, ये भी तो इसका भी तो किडनैप हुआ है, लेकिन कुछ खास वो फोकस नहीं करी उस बात पे। फिर देवेंद्र ने उस दीप्ति से कहा कि मैं इनसे बात कर आता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आपको छोड़ दिया जाए, मैं यहाँ रह लूंगा आपके बदले। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपको इस तरीके से कमरे में बंद करके रख दिए हैं। जब वो गया तो जाने के बाद में कुछ घंटे बाद वहां से वापस आया। वो तो एक स्कीम थी इनकी। आने के बाद में उसने दीप्ति से कहा कि देखिए, इनकी दुश्मनी आपसे नहीं है, आप जो लड़के के साथ में घूमती हो ना, जो कनॉट प्लेस में, ये उससे चिढ़ते हैं, तो उस लड़के से दूर रहिए आप, ना उससे मतलब रखिएगा ना उससे बात करिए। और अगर देखिए, बहुत बेकार लोग हैं, अगर आप उससे मतलब रखोगी और उससे अगर बात करती हो तो ये आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लोग पीटते पाटते भी हैं। डरा दिया गया। अच्छा, अपने दोस्तों की बुराई भी कर रहा है वो, और अपनी वहां पे तारीफ कर रहा है, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ भी करके आपको यहाँ से बचाऊंगा, यहाँ से निकालूंगा। हिम्मत बंधी। हिम्मत बंधने के बाद में 2 दिन तकरीबन हुआ था, तो 2 दिन के बाद में उसके लिए एक सूट लेकर आया, बढ़िया सा। अच्छा, देवेंद्र को पता था कि दीप्ति किस तरीके का कपड़ा पहनती है, किस टाइप की फिटिंग है, कौन से डिजाइन उसको पसंद आएगी, उसको सब पता था उसके बारे में। दीप्ति ने जब कपड़ा देखी तो खुश भी हो गई, जानो उससे घर के कोई फैमिली वाले उसके लिए लाया हो। देवेंद्र ने कहा कि ये कुछ कपड़े दिए हैं और इसे आप चेंज कर लीजिए, 2 दिन हो गए एक ही कपड़े में है। तो दीप्ति ने कपड़े वगैरह चेंज किए। चेंज करने के बाद में अच्छा, उसके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि ये किस टाइप के किडनैपर है, जो ना मारपीट करते हैं, हर घंटे 2 घंटे में मेरे जैसे खाने पीने के लिए पूछने आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो देवेंद्र था वो अपने गैंग के लोगों से उसका कपड़ा धुलवाया, जो 2 दिन से पुराना पहनी हुई थी। अब
तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन लास्ट हुआ। लास्ट होने के बाद में देवेंद्र ने बोला कि ये लोग मानने वाले नहीं है। अच्छा, गैंग भी थोड़े खिलाफ हो रहे देवेंद्र के कि ये क्या चल रहा है। बोले हम लोगों से कपड़े धुलवा रहे हो बोले आप। ये भी गैंग का मतलब ये कॉमेडी है ये भी। तो उसके बाद में फिर देवेंद्र बोला ठीक है, बोले इसको छुड़वा देते हैं। उसके बाद देवेंद्र अंदर गया और उसने दीप्ति से कहा कि 3 दिन हो चुके थे, 13 फरवरी की घटना है रात तक की। देवेंद्र ने कहा कि देखिए ये लोग मानने वाले तो है नहीं और मैं आपको यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, आज रात में हम लोग भाग चलेंगे यहाँ से करके। दीप्ति भी खुश। उसके बाद में रात हुई, तो रात होने के बाद में अच्छा ये ऐसे किडनैपर थे जो उल्टा उसको पैसे दे रहे हैं कि रास्ते में कुछ दिक्कत ना हो करके, वो भी छोटी मोटी अमाउंट नहीं, बेकायदा 80,000 रुपए के आसपास में। अब बेकायदा उसको वहां से निकाले के बाद में स्टेशन में ट्रेन में छोड़ा। छोड़ने के बाद में उसने दीप्ति से एक जाते जाते एक बात पूछी कि दोस्त समझ के जा रही हो ये एक अनजान। तो दीप्ति ने मुस्कुराते बोले कि दोस्त बनाकर जा रही हूं तुम्हें मैं। वो बहुत खुश हुआ। फिर दीप्ति के मन में एक सवाल भी आया कि तुम्हारा भी तो किडनैप है, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। तो बोले मुझे एक काम है, बोले छोटा सा यहाँ से, मेरे एक बड़े पापा रहते हैं बोले यहाँ पे, उनसे मिलते हुए जाऊंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोले वो कुछ करेंगे भी नहीं, मुझे कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। अच्छा, घर वालों ने जो उसके परिजन थे उन्होंने थाने में रिपोर्ट डलवा दी थी कि 3 दिन से दीप्ति लापता है। पुलिस वालों की मनसा ये आ रही थी कि कहीं किसी अपने प्रेमी के साथ कहीं चली तो नहीं गई, कहीं निकल तो नहीं गई। उसके बाद जब दीप्ति ने सबसे पहला फोन ट्रेन से अपने घर वालों को किया कि मैं ठीक हूँ, सेफ हूँ, मैं आ रही हूँ, मेरा किडनैप हो चुका था। घर वाले भी सोचने में मजबूर किए कैसे किडनैपर है जो ना फिरौती के लिए पैसे मांग रहे हैं ना कुछ, कौन से स्टेशन में हो। तो बोले इस स्टेशन का उसने नाम ली। बोले हम लेने आ रहे हैं। लाने के बाद में जब पहुंचे वो घर, खुश मिजाज, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, ना कोई मार पिटाई। घर वाले भी नहीं मानने को तैयार, उनको भी अजीब लगा कि ये किस टाइप के किडनैपर है जो ना फिरौती के लिए पैसे मांग रहे हैं, ना डर दबाव, ना किसी का भी उधर से ना कोई कॉल आया, ना फोन, ना कोई खबर। फिर भी जो दीप्ति सर्रा के जो फादर थे उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई बेकायदा और दीप्ति इसके खिलाफ थी। दीप्ति का कहना यह था कि मेरे को किसी प्रकार कोई दिक्कत उन्होंने दिए नहीं, तो क्या मतलब, केस आया गया हो गया, खत्म करो, छोड़ो, जाने दो। लेकिन उनके पापा का कहना यह था कि अच्छी बात है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ हो जाता तो, बेटी 3 दिन से घर से लापता थी, वो उनको गवारा नहीं हुआ। और पुलिस प्रशासन पर उन्होंने दबाव भी बनाया, जो कि इस केस की जो देख रेख की जांच कर रहे थे, मतलब इस केस के जो विवेचक थे वो थे एसएसपी धर्मेंद्र सिंह, सीपी के पास के थाना पड़ता है वहां के। अच्छा, उसके बाद जब जांच तगड़ी हुई, जब जांच चली, तो किडनैपर कोई सुराग नहीं, कोई कुछ पूछ परख नहीं। अच्छा, वो आते भी बहुत कम थे। दीप्ति सरना के आसपास में सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र जो है ज्यादा रहता था, बाकी उसने खुद मना किया था बाकी आदमी को अंदर आने के लिए, किसी काम से ही, या कोई अधिकतर कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा तो ही अंदर आना है, बाकी ये दीप्ति को फ्री छोड़ दिया जाए। तो उसके बाद में फिर दीप्ति ने साथ ही साथ पुलिस बयान में ये भी बताया कि मेरे साथ साथ में एक ऑटो वाला एक ड्राइवर है, उसका भी अपहरण हुआ था। ये बात भी अजीब लगी क्योंकि ऑटो वाले से क्या फिरौती मांगा जाएगा और ऑटो वाले से उनको क्या फायदा। तो बोले वो ऑटो वाला भी है कहाँ, तो उसने बताया इस स्टॉक में वो आता था। आने के बाद में मैं उसको लगभग 4 महीने के आसपास से जान रही हूँ। बोले कौन कौन से चौक में। जब पुलिस ने पड़ताल जांच करी, उस नाम का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसके लिए माफी। तो जो लड़की नाम ने बताई थी देवेंद्र का, कोई दूसरा नाम बताया था उसने। तो जब उस नाम के लोगों को ढूंढा गया उस एरिया में, तो कोई ऑटो वाला मिला ही नहीं। उस ऑटो का नंबर, उसके जैसा हुलिया भी नहीं मिला उस चौक के आसपास में। लगभग 2 चौकों की तकरीर की गई थी, हो नहीं पाया। उसके बाद में अच्छा, अधिकतर फोकस जो है वो देवेंद्र के ऊपर आने लग गया था पुलिस वालों को। दीप्ति से फिर उसका एक स्केच बनवाया गया कि बोले वो ऑटो वाले का स्केच बना कर दीजिए। अच्छा, पुलिस वालों का फोकस ये चल रहा था अभी तक का कि हो सकता है उसको भी छुड़वाना पड़ जाए, उसका भी अपहरण हो चुका है बेचारा, वो भी फंसा हुआ होगा, तो उस बेस पे स्केच बनवाया जा रहा था उसका। जब उसने स्केच बनाया, जब एसएसपी धर्मेंद्र सिंह ने जब उस स्केच को देखा तो दंग रह गए। बोले ये कब से ऑटो वाला बन गया, बोले ये, और ये ऑटो कब चलाने लग गया। उसके देवेंद्र की जब फाइलें खुली
क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला था, महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां, पैसे की किसी प्रकार कोई कमी नहीं, एक बहुत तगड़ी और एक्टिव गैंग का मालिक। फिर पूरा का पूरा ध्यान जो है वो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ है, देवेंद्र इस घटना जुड़ा हुआ है, और देवेंद्र जैसे आदमी का किडनैप कैसे हो सकता है, वो तो खुद एक किडनैपर है। फिर लड़की को जब बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला है, ये कब से आ रहा है तुम्हारे पास ऑटो चलाने के लिए, तो फिर उसने बताया कि लगभग लगभग 4-5 महीने से जान रही हूँ उसको मैं। ठीक है, पता साझी जब बढ़ी आगे। अच्छा, देवेंद्र, फिर समझ में आ चुका था कि देवेंद्र जो है दिल्ली में नहीं मिलेगा, ये हरियाणा में मिलेगा। हरियाणा में जब पुश्तैनी जांच हुई और थोड़ी सी मतलब एक टाइट कर दिया गया इस मामले को, क्योंकि कुछ और जानना चाह रहे थे वो लोग। तो जब देखे तो देवेंद्र उस समय हाथ नहीं आया, बहुत ढूंढा ढूंढ मची। देवेंद्र की गैंग के 2 लड़के पकड़ाए सबसे पहले, देवेंद्र हाथ नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र का अधिकतर जो ठिकाना था नेपाल वगैरह और राजस्थान में ज्यादा था उसका। आदमियों से पूछताछ की गई तो आदमी ने पूछा कि साहब हम लोग को किस केस में उठा के लाया हो आप? तो फिर उन्होंने बताया कि आज से 18 दिन 19 दिन लगभग पहले एक लड़की किडनैप हुआ था, दीप्ति सरला, उस केस पे, और हमें देवेंद्र चाहिए। जब दीप्ति सरला का नाम सुने तो उसकी गैंग के लोगों ने खुद कहा कि साहब अगर उसे कोई ला सकता है तो वो सिर्फ है दीप्ति, आप दीप्ति से करवाइए, दीप्ति उसको ला सकती है। फिर पुलिस वालों ने एक खेल रचा, दीप्ति हरियाणा के उस गांव तक के गई, वहां लोगों से मिली, उसने, दीप्ति ने कहा कि मुझे देवेंद्र से मिलना है, बेकायदा अपना फोन नंबर छोड़कर आई। जो 18 दिन में पुलिस वाले नहीं कर सके थे, दीप्ति ने 4 घंटे में कर दिखाया, और दीप्ति के पास में बेकायदा रात में 7:15 को फोन आया देवेंद्र का। देवेंद्र ने कहा, मैं जान चुका हूं, तुम्हारे भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे पास में आज मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं सरेंडर करने को तैयार हूं, मैं आ रहा हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त के लिए आ रहा हूं। पुलिस वाले से कहना तैयार रहे। ये फोन में बेकायदा रिकॉर्डिंग भी है देवेंद्र की। दूसरे दिन देवेंद्र ने सरेंडर किया, चेहरे पे कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, नॉर्मल सा सिंपल खड़ा हुआ। मीडिया भी आ चुकी थी उस समय तक, 2015 का बहुत, ये एक बड़ी घटना थी। उसके बाद में जब देवेंद्र से पूछताछ चालू हुई तो फिर एक एक करके देवेंद्र ने पूरे राज खोले। सामने दीप्ति बैठी हुई थी कि मैं इसे पसंद करता था, मैं इसे कोई भी हाल में पाना चाहता था, ये भी सच था कि अगर दीप्ति मुझे मिल जाती तो मैं इसे शादी कर लेता, और हमेशा हमेशा के लिए अपने पूरे 2 नंबर के काम, जो क्राइम की जो दुनिया में वो कदम रखा था, मैं छोड़ देता। उसके बाद 2 मिनट समय निकालकर आप खुद देवेंद्र की एक वीडियो क्लिप देखिए। इतने केस हो गए, केस और से ही इसको पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से भी लड़ना पड़ जाए, किसी को मारना पड़। उसके बाद देवेंद्र ने खुद बोला कि मैं उसे पसंद करता था, उसके बिना मैं रह नहीं सक रहा था। ये भी फैक्ट है कि अगर मुझे दीप्ति सरला मिल जाती तो शायद मैं क्राइम की दुनिया छोड़ देता, उससे शादी कर लेता और एक सीधी सादी जिंदगी गुजर बसर करता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अच्छा, किडनैपिंग के चार्जेस के साथ साथ में उसके ऊपर पुराने भी बहुत सारे केस थे। उगाही और जो एक्सटेंशन था किडनैपिंग के जरिए, वो उसके ऊपर मामले ज्यादा थे। मर्डर भी थे, लगभग 3 मर्डर थे उसके ऊपर, 307 हाफ मर्डर के मामले थे। तो अभी भी वो जेल में है, और उस वही दीप्ति सरला वाले केस में लगभग लगभग उसे 7 साल की सजा पड़ी। फिर उससे जब लास्ट बार पूछा गया कि अब क्या करोगे आगे, तो उसने कहा कि दीप्ति मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। अब ऐसा है कि मैं उसे भूल तो सकता नहीं, मगर दीप्ति आज से आजाद है, वो जहां जाना चाहे, जो करना चाहे कर सकती है, मैं उसका पीछा नहीं करूंगा, ना मेरी गैंग उसे परेशान करेगी, और अब आगे कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इतने केस किया हूं कि शायद मुझे लाइफ टाइम जेल में ही रहना पड़े। अफसोस आज भी वो जेल में ही है। दिल का अच्छा था, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एक अपराधी है वो, लेकिन उसके जो कारनामे थे वो बढ़िया थे। उसकी 1-2 चीजें थी जो पुलिस वालों का पूरा ध्यान उसके केस पे लेके गए, क्योंकि देवेंद्र जो है वो कभी भी बच्चियों और लड़कियां या लेडीजों का वो किडनैप नहीं करता था, ये उसकी एक अच्छी आदत थी, और ये पहली लड़की रही होगी शायद जिसका किडनैप उसने करवाया था। तो यही बड़ी चीज जो है वो पुलिस वालों को उसकी तरफ ध्यान खींची। सजा पड़ चुकी है, आज भी अंदर है। उसके बाद दीप्ति सरला और उसका परिवार कहाँ है, क्या है, कोई नहीं जानता। सब ऐसी बात है, इतने बड़े गैंग के जब नाम सुने तो वो लोग डर गए थे, डर की वजह से वो लोगों ने अपना एरिया बदले।
आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा। अभी ये कहानी के चलते दौरान में 2 कमेंट और आए जिन्होंने इंदिरा गांधी और ब्लू स्टार ऑपरेशन की भी बात करी। कोशिश रहेगी हमारी कि उस कहानी को भी लाएं, वाकई वो बहुत अच्छी कहानी है। मैं भी उस कहानी को बहुत पसंद करता हूँ। कोशिश हमारी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि वो 2 से 3 पार्ट में रहेगी। कहानी बहुत बड़ी है और ये इंदिरा गांधी के ऊपर है, जो उनकी हत्या हुई थी। सन 1994 की घटना है ये। और उसके बाद कैसे सरदारों के ऊपर बहुत दिक्कतें आई थी, ये कहानी हम बिल्कुल अगली बार लेकर आएंगे। फिलहाल तो हम लोगों को 26/11 का पार्ट 2 पर भी फोकस करना है। आज की कहानी में फिर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।